सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द पंडित्स का जो वीकली फ्री मॉक टेस्ट होता है, लाइव मॉक टेस्ट नंबर 3। आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे से अक्सर करके पूछते भी रहते हैं कि सर वीकली मॉक टेस्ट कहाँ पे दें और कैसे दें, कौन सा ऐसा बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ से मॉक टेस्ट देने चाहिए हमें। मैंने आपको पहले भी बताया है और फिर भी यही कहूँगा कि चाहे आपकी प्रिपरेशन अभी जस्ट शुरू हुई है या आप रिपीटर हो, फ्रेशर हो, डजेंट मैटर, आपको मॉक टेस्ट हर वीक एटलीस्ट एक तो देना ही चाहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन काफ़ी हो चुकी है तो आपको वीक में एक से ज़्यादा भी मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। समय आने पे 2, फिर 3, फिर 4 हो सकता है। एक समय पे आप वीक में 6, 7, 8 मॉक टेस्ट भी दो, लेकिन इनिशियली एक तो मिनिमम देना ही होता है। तो जिन बच्चों को ये है कि मॉक टेस्ट कहाँ से दें, शुरुआत है, जो आगे पढ़ जाते हैं, तैयारी काफ़ी कर लेते हैं, उनको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कहाँ से दें। वो खुद ही लग पड़ते हैं, कभी इस प्लेटफॉर्म का दिया, कभी उस प्लेटफॉर्म का दिया। लेकिन जो नए बच्चे होते हैं अक्सर करके उनको ज़रूरत रहती है, तो उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि देखो फ्री मॉक टेस्ट होते हैं कई सारी जगह पे। पर्सनली मुझे इनका ठीक लगता है मॉक टेस्ट, और इसीलिए मैं इनका डिस्कशन भी कराता हूँ। तो काफ़ी सही मॉक टेस्ट रहता है और आपके लिए बेनिफिश मतलब सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको जो मॉक टेस्ट आप देंगे उसका कंप्लीट एनालिसिस वीडियो के माध्यम से मैं खुद करा देता हूँ, इंग्लिश का पार्ट, तो आपको ये फ़ायदा रहेगा। अब आपको लगेगा सर ये मॉक टेस्ट कब कहाँ होता है, तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। ये मॉक टेस्ट होता है मेरे भाई सैटरडे दोपहर 12 बजे से लेके 12 PM सैटरडे से, है ना। और कब तक रहता है ये, तो 12 PM मंडे तक लाइव रहता है। लाइव मॉक टेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मंडे के 12 बजे तक ये बेसिकली लाइव रहता है। तो यानी कि आप अपनी सुविधा अनुसार संडे, सैटरडे या मंडे में जिस भी टाइम पे आपको मॉक देना होता है, आप ये मॉक दे सकते हैं, ठीक है। तो इतने बजे से ये लाइव होता है, ठीक है, और इतने बजे तक ये लाइव रहता है। तो ये चीज़ आपको मॉक टेस्ट मिलेगा कहाँ, अब आपका अगला क्वेश्चन ये रहेगा। तो ये टेलीग्राम पे सीधे लिंक शेयर करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, द पंडित्स ऑफिशियल करके चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर आप इंग्लिश जो मेरा वाला चैनल है प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, अगर वहाँ पे भी जुड़े हैं तो मैं भी हर सैटरडे इसका लिंक शेयर आपको कर दिया करूँगा, जिससे कि आप मॉक टेस्ट लगा लें, ठीक है। तो बाकी मैं पंडित्स के टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा देता हूँ और अपने वाले चैनल का भी डलवा देता हूँ। तो जो लोगों ने फॉलो नहीं कर रखा है, दोनों चैनल फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलता रहता है। बाकी इंग्लिश का बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ मिलता रहेगा। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरुआत करते हैं आज के मॉक टेस्ट की। सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि 4 में से 3 इनकरेक्ट है, 1 करेक्ट है। एक्सल्टेंट जो वर्ड होता है, इसका मतलब इसमें जो TANT होता है ना कि TENT, टेंट वाला टेंट नहीं है, ये TANT है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे। एक्सल्टेंट मतलब जोशीला, जिसके अंदर जोश हो, फुर्ती हो, ठीक है। एंथुजियास्टिक आप इसको बोल सकते हैं, जीलेट आप बोल सकते हैं, ठीक है। एनर्जेटिक बोल सकते हैं, ठीक है। एक आपका इडियम भी आता है इसके लिए, फुल ऑफ बीन्स करके, वो है। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज वेसिलेट। वेसिलेट अभी सुबह जो निमोनिक्स के साथ मैं वो कैब याद कराता हूँ, जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें याद भी होगा, अभी 2 दिन पहले ही कराया था मैंने, कि वैसे ही लेट करता रहता है, वैसे ही लेट। वैसिलेट करने का मतलब होता है फ्लक्चुएट करना, मतलब कोई डिसीजन ना ले पाना, हेजिटेशन दिखाना, यानी कि हेजिटेंट होना। वेसिलेट करना यानी कि किसी भी ऑप्शन को लेके, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, आपको लग रहा है अरे यार ये ठीक है, फिर लग रहा है आपको ये ठीक है, फिर लग रहा है नहीं नहीं ये ठीक है, फिर लग रहा है ये ठीक है, यानी कि आप आंसर मार्क करने में क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। तो मतलब आप वैसे ही लेट कर रहे हैं। सो वैसीलेट को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये निमोनिक मैंने याद कराया था आपको, है ना। तो वैसीलेट करना, इसी का एक सिनोनिम होता है ऑसिलेट करना। तो वैसीलेट में VACI, अब ध्यान देंगे यहाँ पे CI ही आता है, और LLATE सब सही लग रहा है, तो यानी कि ये करेक्ट स्पेलिंग है। एरोबिक्स में BICS आता है। ICS तो आपको पता ही है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स सब में ICS आता है ना। इसके अलावा लीजर में LEISURE, ये आपकी स्पेलिंग होती है, जो आराम होता है ना, लीजर। लीजर एक्टिविटीज यानी कि जो आरामदायक चीज़ें होती हैं जब आप रिलैक्स कर रहे होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। द न्यू स्कूल वॉज बिल्ट इन क्लोज डैश टू द रेजिडेंशियल एरिया। तो नया स्कूल जो है वो रेजिडेंशियल एरिया के क्लोज डैश में बना है। देखो, प्रोप्राइटी का मतलब क्या है, आपने एक वर्ड सुना होगा प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर होता है किसी भी बिजनेस का जो मालिक होता है, और प्रोप्राइटी भी एक नाउन है। और प्रोप्राइटी का मतलब होता है जो शिष्टाचार होता है ना, एटिकेट जिसको बोलते हैं। तो शिष्टाचार जनरली ये या तो अनकाउंटेबल फॉर्म में रहता है, और या फिर ये प्लूरल फॉर्म में रहता है। जब ये प्लूरल फॉर्म में रहता है, सामान्यतः आर्टिकल द लेता है, द प्रोप्राइटीज, द प्रोप्राइटीज, ठीक है। सो द प्रोप्राइटीज या फिर
सिंपल प्रॉपर्टी, तो या तो अनकाउंटेबल फॉर्म में या आर्टिकल द के साथ प्लूरल फॉर्म में, जिसका मतलब होता है समाज के जो बेसिक बिहेवियर है ना, पोलाइट बिहेवियर, विनम्रता जो आपकी है, जो एटिकेट्स आपके होते हैं वो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का तो कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, तो ये कहना चाह रहे हैं कि नया स्कूल जो बना है वो जो रेजिडेंशियल एरिया है उसके आसपास बना है, ठीक है। और देखो रिमोट, इन क्लोज रिमोट का तो कोई सेंस ही नहीं है, रिमोट का मतलब होता है कोई चीज जो दूर हो, तो क्लोज रिमोट सेंस नहीं देगा। पेरीफेरल तो पहले एक तो ये देख लेंगे कि इन प्रपोजिशन है, क्लोज एडजेक्टिव है, तो हमें यहाँ पे एक नाउन चाहिए, ठीक है। और पेरीफेरल तो एक एडजेक्टिव है, तो ये वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो प्रॉक्सिमिटी आपका करेक्ट आंसर होगा। इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ समथिंग भी हो सकता है और टू समथिंग भी हो सकता है, बोथ फ्रेजेस आर पॉसिबल, ठीक है। सो प्रॉक्सिमिटी टू समथिंग और प्रॉक्सिमिटी ऑफ समथिंग, दोनों फ्रेजेस पॉसिबल होते हैं। तो प्रॉक्सिमिटी यानी कि किसी चीज के नियर में होना, पास में होना, प्रॉक्सिमिटी में होना, ठीक है। आगे देखेंगे, ही इज वन ऑफ द फ्यू कैंडिडेट्स दैट हैज कॉन्स्टेंटली मेट। अभी रिसेंटली प्रोनाउन मैंने सिलेक्शन सीरीज में आपको डाला था, वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आता है, उसके आगे वर्ब क्या आएगी उसको बेसिकली डिसाइड करता है कि इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या है, जो कि यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट से मैंने आपको बताया था। जब भी वन ऑफ वाला स्ट्रक्चर आता है और आगे नाउन कैसा आता है, आपको प्लूरल आता है, आर्टिकल क्या आता है, द आता है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो आप पाओगे कि यही इसका एंटीसीडेंट बनता है, तो इसके हिसाब से हैज का नहीं किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। अच्छा, मैंने एक चीज़ और भी बताई थी आपको, जब भी ये फ्यू वगैरह आ जाते हैं, फ्यू आ जाता है, ओनली आ जाता है, नन आ जाता है, सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है, तो सामान्यतः दैट भी आपका आता है, जनरली दैट ही आता है, बाकी हु भी पॉसिबल होता है, ठीक है। तो आप पाओगे यहाँ पे दैट है, ये तो पॉसिबल है, जो दैट है आपका ये तो पॉसिबल है। फिर पॉसिबल क्या नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस। तो एक तो नो इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता आपका, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हु कॉन्स्टेंटली मीट्स। अब मीट्स तो सिंगुलर वर्ब है, आप कहोगे ये भी गलत है। यहाँ पे देखेंगे हु के साथ फिर से हैज लगा रखा है, आप कहोगे सर अगेन गलत है। दैट है, इसके साथ हैव है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो सी सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, वन आपका कॉम्प्लीमेंट है, ऑफ प्रपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द फ्यू कैंडिडेट्स। द फ्यू कैंडिडेट्स यानी कि जो भी लिमिटेड कैंडिडेट्स हैं, कौन से वाले, दैट हैव कॉन्स्टेंटली मेट ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि बेसिकली कॉन्स्टेंटली मीट करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, है ना। आगे देखेंगे, आगे आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि सर कॉन्स्टेंटली के साथ में ये परफेक्ट टेंस कैसे आ रखा है, तो कॉन्स्टेंटली के साथ में परफेक्ट टेंस पॉसिबल है। जितने भी ये फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स होते हैं ये जनरली इंडेफिनिट में आते हैं, मतलब आई एग्री, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये परफेक्ट में नहीं आ सकते हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ कि आई ऑलवेज हेल्प हर, मैं हमेशा उसकी मदद करता हूँ, लेकिन अगर मुझे ये कहना हो कि मैंने हमेशा उसकी मदद की है, तो आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हर, ठीक है। तो इस तरीके से परफेक्ट टेंस में भी आ जाते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो कौन सा पार्ट सही होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आपका, बिफोर एंटरिंग द लैब फिल्ड विथ नॉनसेंस केमिकल्स, नॉनसेंस केमिकल्स का सेंस ही नहीं है ना, तो विल इम्प्रूव, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। देखो केमिकल्स नॉनसेंस होंगे ऐसा कोई नहीं कह सकता, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। पॉइजनियस केमिकल्स हो सकते हैं, वेरी मच पॉसिबल। हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं, वेरी मच पॉसिबल। नॉक्सियस हो सकते हैं, वेरी मच पॉसिबल, है ना। तो इसमें तो तीनों ही आ सकते हैं। द रिसर्चर्स वोर, जो रिसर्चर्स थे उन्होंने पहना क्या, रिक्वेस्टेड सेफ्टी गियर, सेफ्टी गियर जो वो लगा लेते हैं ना, पूरा सेफ्टी का हेलमेट टाइप समझ सकते हैं आप, है ना। जो भी हेलमेट है, पैड्स हैं, जो भी चीज़ें लगती हैं उनको सेफ्टी गियर बोलते हैं जनरली, है ना। तो क्या रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड का मतलब है जिस चीज़ की रिक्वेस्ट करी गई थी, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। आगे डिमांडिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जैसे डिमांडिंग का मतलब है जिसके लिए कोई चीज़ जो बहुत कठिन है, जिस चीज़ में बेसिकली बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, कोई काम आपका डिमांडिंग हो सकता है, लेकिन सेफ्टी गियर डिमांडिंग होगा ऐसा नहीं कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो रिसर्चर्स हैं, क्योंकि केमिकल अगर आप मान के चल रहे हो कि हार्मफुल है, तो जो सेफ्टी गियर है वो ऑप्शनल नहीं होगा, ठीक है। सो इससे ये सेंस आएगा कि सेफ्टी गियर पहनो या मत पहनो। जब भी कोई व्यक्ति रिसर्च करता है, खास करके केमिस्ट्री लैब वगैरह में, तो जो सेफ्टी गियर्स हैं उनको पहनना मैंडेटरी होता है, ना कि ऑप्शनल। तो आप कहोगे अगला रिक्यूसाइट, रिक्यूसाइट का मतलब होता है जो जरूरी है, मैंडेटरी है, नेसेसरी है। आप कहोगे सर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, अगला आपका क्वेश्चन है, ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। द ओल्ड ओक ट्री फेल बाय द वर्कर्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म लास्ट नाइट। अब द ओल्ड ओक ट्री, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, नाउन है ओक ट्री, जिसके लिए एडजेक्टिव है ओल्ड और आर्टिकल है द। किसी एक पर्टिकुलर ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो फेल आपका लगा रखा है, सबसे पहले फेल वर्ब के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये दो वर्ब होती हैं आपकी, वन इज फॉल एंड द अदर इज फेल, ठीक है। फॉल और फेल दोनों ही अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब हम फॉल वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात करते हैं,
इट इज फेल। ठीक है, अच्छा पहले ये बता देता हूँ, ये जो फॉल है ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है किसी चीज का गिरना। ठीक है, और ये जो फेल है ये बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है किसी चीज का गिराना। जब हम फॉल की बात करते हैं तो इसकी सेकंड फॉर्म जो है ना दैट इज फेल, और जो थर्ड फॉर्म है दैट इज फॉलन। ठीक है, फॉलन। लेकिन जब फेल वर्ब की बात करते हैं तो इसकी दोनों ही अगली जो फॉर्म्स हैं वो बन जाती हैं फेल्ड। सेकंड फॉर्म भी फेल्ड है एंड थर्ड फॉर्म भी इसकी फेल्ड है। अच्छा, जब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का डिफरेंस हम देखते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनको पैसिव वॉइस में हम लोग यूज नहीं करते हैं, बिकॉज इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। अगर कोई वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती है तो क्या उसका पैसिव बनाया जा सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो पैसिव बनाते टाइम सब्जेक्ट किस चीज को बनाओगे? तो सामान्यतः इंट्रांजिटिव वर्ब्स को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज कि इंट्रांजिटिव वर्ब जब एक्टिव वॉइस में आती हैं तो उनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है, कुछ और आता है। ठीक है, कोई प्रेपोजिशन वगैरह आ सकती है, कोई एडवर्ब आ सकता है। ठीक है, सिमिलरली ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ क्या है कि जब ये एक्टिव वॉइस में आएंगी तो इनके साथ ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट वो होता है जो उस एक्शन को करता है, वर्ब वो जो एक्शन है, और ऑब्जेक्ट वो जो उस एक्शन से प्रभावित हो। लेकिन जब यही चीज पैसिव वॉइस में लिखी जाएगी तो जो चीज प्रभावित है यानी कि ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी की कोई फॉर्म और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। तो पैसिव बनाने के लिए मैंडेटरी होता है बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बेसिक सी कुछ जानकारी है। अब इस बेसिस पर हम एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। तो ऑक ट्री अगर मैंने यहाँ पे फेल लगा दिया, ठीक है, तो फेल का मतलब है ये वर्ब की क्या है? सेकंड फॉर्म। या फिर आप कहोगे सर ये वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है तो ये ट्रांजिटिव है। क्या ट्रांजिटिव को मैं इस तरीके से लगाना चाहिए? आप कहोगे सर ट्रांजिटिव को इस तरीके से नहीं लगा सकते हैं। क्यों? पहली बात, ओक ट्री जो है, अगर आपका मतलब अगर आपका ओक ट्री सब्जेक्ट है तो अगर इस वर्ब को हमें फर्स्ट फॉर्म में यूज करते तो फेल्स लिखते। दूसरा, ट्री किसी चीज को गिराएगा या कोई ट्री को गिराएगा? आप कहोगे सर कोई ट्री को गिराएगा, सो इसका कोई सेंस नहीं है। तो या तो मैं इसको क्या मानूंगा कि ये V2 है, किसकी? फॉल वर्ब की। अब अगर मैं इसको V2 मानूं, लेकिन आगे लिख रखा है बाई द वर्कर्स, और बाई को देखते ही हमें सबसे पहले क्या क्लिक करता है? जैसे ही मैं बाई को देखता हूं मुझे लगेगा बेसिकली बाई एजेंट। जब भी हमने पैसिव वॉइस आपको पढ़ाया है, आपने एक बात पढ़ी होगी कि बाई प्लस डूअर बेसिकली किस में आता है? पैसिव में आता है। बाई प्लस एजेंट पैसिव वॉइस में आता है, तो इसको देख के आपको लगेगा ये तो पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है? भाई सबसे पहले बी की फॉर्म की। क्या कोई बी की फॉर्म है? नहीं है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी की फॉर्म नहीं है। दूसरी चीज आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म की, और जो कि ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो ट्रांजिटिव वाली वर्ब कौन सी है? आप कहोगे सर फेल है। अगर फेल आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? फेल्ड। तो अगर हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें फेल की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? फेल्ड। और साथ ही साथ में क्योंकि आगे लास्ट नाइट हमें लिखा दिख रहा है ड्यूरिंग प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द स्टॉर्म, और लास्ट नाइट आपका क्या दिखाता है हमें? ये पास्ट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो इसको देख के हम क्या कहेंगे? ये प्रेजेंट में है, पास्ट में? आप कहोगे सेंटेंस पास्ट का है। पास्ट का सेंटेंस है तो इसके साथ बी की फॉर्म क्या लिखेंगे? बी की फॉर्म प्रेजेंट में इज एम आर होती है, पास्ट में वॉज वर होती है। सिंगुलर के साथ वर लगाओगे या वॉज? आप कहोगे सर वॉज। तो आपका कायदे से सेंटेंस में जो एरर बनेगा वो बनेगा द ओल्ड ओक ट्री वॉज फेल्ड बाय द वर्कर्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म लास्ट नाइट। लेकिन ये तो आपका, आप कहोगे सर पक्का बी पार्ट में एरर है और ये सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। लेकिन मैं आपको एक नजरिया और देता हूँ इस सेंटेंस को, थोड़ा सा अगर हम ध्यान से सोच रहे हैं, मैं आपको एक नजरिया ये देता हूँ। मैं इसको ना एक बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ जिससे कि आपको नुकसान भी ना हो इसमें, है ना? यही वाला कर रहे थे ना? ओके, नहीं, इस वाले सेंटेंस पे थे अपन, है ना? डुप्लीकेट करके इस सारे को हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं आपको एक दूसरा नजरिया देता हूँ। पैसिव वाला तो नजरिया आपने देख ही लिया होगा, लेकिन फिर आप कहोगे कि शायद सर जो आप बता रहे हैं वो ज़्यादा सही है। ठीक है, अच्छा ये फॉल वाली वर्ब मिटाने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, बस ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ। बेटा अगर मैं आपका इसको मान के चलूं कि सर ये फर्स्ट फॉर्म मतलब ये V2 है, अगर ये V2 है, ठीक है, हमने देखा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, द ओल्ड ओक ट्री सब्जेक्ट है, और फेल आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। मैंने कहा कि ओल्ड ओक ट्री गिर गया। कब गिर गया? आप मतलब किस पे गिरा? तो आप ये मान के चलिए जैसे ये आपका मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, ठीक है भाई, ये आपका एक पेड़ है, ओक ओक ट्री है। यहाँ पे देयर आर सर्टन वर्कर्स जो कि काम कर रहे हैं।
मे बी कोई गार्डन है ये और उस गार्डन के अंदर काम करने लग रहे हैं, या कोई भी बाहर की जगह है ये और वहाँ पे काम करने लग रहे हैं। एक स्टॉर्म आता है और स्टॉर्म में तेज तेज हवाएं आती हैं, ठीक है, और उन तेज हवाओं की वजह से सडनली ये जो पेड़ है ये धड़ाम से इनके ऊपर गिर जाता है। तो आप क्या कहोगे कि द ओल्ड ओक ट्री फेल, ओल्ड ओक ट्री गिर गया, कब गिरा, लास्ट नाइट यानी कि पास्ट में, और किसके ऊपर गिरा, आप कहोगे सर ऑन द वर्कर्स, वर्कर्स के ऊपर गिरा, सही बात है, तो ऑन प्रपोजिशन आ गया, वर्कर्स के ऊपर गिरा। और कब गिरा, तो आप कहोगे सर ड्यूरिंग द स्टॉर्म, और मतलब टाइम क्या था, लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात। ये आंसर अभी भी यही है। अब आपको दोनों में से एक चीज चूज करनी पड़े, चलो ये तो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, आप बी मार के निकल जाओगे, लेकिन दोनों में से एक चीज चूज करनी पड़े। मेरे भाई जैसे ही मैं इस वाले स्ट्रक्चर को लिखता हूँ तो इसमें स्ट्रक्चर ये बनता है कि ओल्ड ओक ट्री को गिराया गया, किसके द्वारा, वर्कर्स के द्वारा, कब, स्टॉर्म के दौरान। आप खुद से एक बार सोच के देखिए, जब वर्कर से ही उस ओल्ड ओक ट्री को गिरवाना है तो ये जो स्टॉर्म वाली बात इस सेंटेंस के अंदर कही गई है, डज इट मेक एनी सेंस, क्या ये कोई सेंस देती है? अरे स्टॉर्म आ रहा है तो उस पेड़ को वर्कर गिराएंगे क्या स्टॉर्म से गिरेगा? किस चीज की संभावना ज्यादा है? एक सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है, रैंडम सेंटेंस मान लीजिए कि स्टॉर्म की बात करी गई है, पेड़ के गिरने की बात करी गई है, वर्कर्स की बात करी गई है, आप क्या मान के चलोगे कि पेड़ गिरा? मैं आपको रैंडम इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि भैया एक ट्री है, ठीक है, एक स्टॉर्म है, ठीक है, वर्कर्स हैं, और ये पेड़ का बेसिकली गिरने की बात कर देता हूं कि फॉल या फेल, है ना। अब आप खुद से मुझे बताओ कि क्या स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आएगा? सबसे पहले आपको लगेगा सर पेड़ था, स्टॉर्म की वजह से वर्कर्स के ऊपर गिर गया, ठीक है, गिर जाता है, मैक्सिमम तो यही सोचेंगे। स्टॉर्म के दौरान, किसी तूफान के दौरान, क्या ये लॉजिकल है कि वर्कर लोग जाके एक पेड़ को गिरा के आए? अरे तूफान के बाद गिरा लेना यार उसको, बात समझ रहे हो? मेरे को लगता है कि ये वाला जो इंटरप्रिटेशन है ये उतनी लाइकली नहीं है जितनी कि ये वाली होनी चाहिए। इसी सेंटेंस की अगर हम ये वाली इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि ओल्ड ओक ट्री गिर गया, यानी कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट, और किस पे गिर गया, तो वर्कर्स के ऊपर। भाई कब गिर गया? जब स्टॉर्म आया था। स्टॉर्म कब आया था? लास्ट नाइट आया था, पिछली रात। मान लो रात के 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, और कुछ वर्कर्स कहीं पे काम कर रहे हैं, अचानक से स्टॉर्म आता है, पेड़ गिर जाता है, वर्कर्स दब जाते हैं। क्या ये लाइकली सिनेरियो नहीं है? आपको कहोगे लाइकली है। लेकिन दूसरे वाला कि भाई स्टॉर्म आया है, वर्कर जाके पेड़ को गिरा रहे हैं, आई डोंट थिंक कि वो लाइकली है। तो मैं तो जाऊंगा कि आप बाई की जगह पे ऑन लगाना चाहिए आपको। तो ये मुझे लगता है, देखो ये ग्रामर के ना, इसमें ना ग्रामर से ज़्यादा आपका रोल होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग का, ये लैंग्वेज के न्यूएंसेस होते हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं समझ आने चाहिए धीरे धीरे। और बाकी भाई अगर आपको लगता है कि इस तरीके से आप उतना नहीं सोच पाते हैं तो एक तो बेसिक्स कवर कर लेना, धीरे धीरे उससे चीज़ें फ़र्क पड़ेगा। तो बेसिक्स की वीडियो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक देख ली होगी, नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच। बहुत बहुत ज़बरदस्त आपको सुधार देखने को मिलेगा अपनी इंग्लिश में, ठीक है, मतलब मैं ये आपको इन राइटिंग दे सकता हूँ, तो बहुत अच्छा है। कई बार इस बेसिक्स को नाम देख के कुछ लोगों को लगता है कि सर ये सिर्फ बेसिक बच्चों के लिए है, लेकिन ये सिर्फ बेसिक्स के लिए नहीं है, इवन रिपीटर्स विल फाइंड इट वेरी वेरी यूजफुल, है ना, तो उनको भी अच्छी लगेगी, बढ़िया यूजफुल रहेगी। इसके हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल रहते हैं टेलीग्राम पे, वो देख लेना। देखो, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, द एम्प्लॉइज मस्ट टू फॉलो, मस्ट एक मॉडल है, मॉडल के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है तो टू नहीं आएगा, सो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। सी मस्ट सबमिट्स, सबमिट्स नहीं लिख सकते क्योंकि मस्ट एक मॉडल है, मॉडल के बाद बेस फॉर्म आती है तो सबमिट लिखेंगे, तो आप कहोगे सर ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, करेक्टली मतलब करेक्ट सेंटेंस पूछा, दे सब्जेक्ट है, मस्ट हेल्पिंग वर्ब है, फॉलोइंग, आप कहोगे सर ये तो आईएनजी फॉर्म है, सो दिस इज इनकरेक्ट ऑल्सो, है ना, तो ये भी इनकरेक्ट है। द कैंडिडेट मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैरी, कैरी क्या करें, अ वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, तो आप कहोगे सर सब सही है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राधिका हैज टू लेमेंट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हर फ्रेंड्स एक्शंस, राधिका, है ना, तो राधिका सब्जेक्ट है, हैज टू आपकी क्या है, वर्ब है। अच्छा, सिनोनिम का क्वेश्चन एक्चुअली मैं सेंटेंस के और इस नाम के फ्लो में भूल गया और पूरा ब्रेक करने लग गया, है ना। तो लेमेंट का सिनोनिम पूछा, लेमेंट करने का मतलब है किसी चीज का दुख मनाना, डिप्लोर करना जनरली किसी चीज से हेट करना, निंदा करने के सेंस में आता है, क्या लेमेंट का सिनोनिम है? मतलब पूरे तरीके से है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। फुलफिल करना तो कभी नहीं बन पाएगा इसका, रिकॉर्ड करना बिल्कुल नहीं बन पाएगा, कर्ट एक एडजेक्टिव है सबसे पहले तो, ठीक है, जनरली रूड जो होता है ना उसके सेंस में आता है, रूड छोटा, संक्षिप्त और छोटा, खास करके मतलब जो संक्षिप्त है और रूड लगे थोड़ा सा, जो कटु शब्द होते हैं ना उनको कर्ट बोल सकते हैं ना, किसी का रिप्लाई कर्ट हो सकता है, तो ये तो नहीं बनेगा।
तो इस केस में हमारे पास में यही ऑप्शन है, तो यही मारना पड़ेगा। देखो कई बार हमारे सामने ऐसा हो सकता है कि जो अवेलेबल ऑप्शंस है ना उनसे ही चलना पड़ेगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, सिनोनिम पूछा था ना। अगला एंटोनिम पूछा है डेरोगेटरी का। डेरोगेटरी का मतलब होता है डेरोगेटरी रिमार्क्स, मतलब निंदनीय जो चीज़ें होती हैं ना, या फिर यूं कहें कि जो आपकी इमेज को डाउन करे कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ डेरोगेटरी होगी आपके लिए। प्रेजिंग तो इसका एंटोनिम बनेगा। अच्छा एंटोनिम भी पूछा है, सही है। बी लिटिलिंग, किसी को छोटा दिखाना, किसी को लिटिल करना यानी कि छोटा दिखाना, तो आप कहोगे ये तो नहीं बनेगा सर। स्पेक भी किसी चीज़ का जो छोटा कण होता है ना उसको बोल देते हैं। ब्रैट होता है एक शरारती बच्चा, इसको तो नहीं बनाएंगे एंटोनिम में, है ना। आप देखोगे नेक्स्ट। अगला है आपका फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। शिवा रिसेंटली डैश द आर्म्ड फोर्सेस स्पेंडिंग हंड्रेड, सॉरी नॉट स्पेंडिंग, सेंडिंग हंड्रेड्स ऑफ ऑफिसर्स इनटू रिटायरमेंट। शिवा रिसेंटली डैश द आर्म्ड फोर्सेस। क्वाइल्ड, डर जाना, तो डजंट मेक एनी सेंस। डर जाना, डर के छिप जाना उस सेंस में आता है। पर्ज्ड द आर्म फोर्सेस, पर्ज करना पॉसिबल तो है, बट सिवा कौन है जो आर्म्ड फोर्सेस को पर्ज कर रहा है। पर्ज करने का मतलब होता है कि किसी को बाहर निकालना, मतलब लोगों को, बहुत सारे लोगों को डिसमिस कर देना, ठीक है, नौकरी से निकाल देना एक तरीके से, मतलब सफाई करना एक तरीके से किसी चीज़ की, है ना। किसी चीज़ की सफाई करना, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, खास करके वहाँ से अननेसेसरी चीज़ों को हटा के। जंक्ड का मतलब है कचरा फेंक देना, तो जंक्ड द आर्म्ड फोर्सेस, ये तो नहीं कहेंगे कि आर्म्ड फोर्सेस को कचरे में फेंक दिया। और डिसगाइज्ड, नॉट पॉसिबल। तो ये देखो इसमें तो यही पर्ज्ड है, लेकिन ये है सिवा कौन जो आर्म्ड फोर्सेस से इतने सारे लोगों को रिटायरमेंट दिलवा रहा है, ठीक है। या तो शिव जी का सेंस हो सकता है, लेकिन शिव जी आर्म्ड फोर्सेस से रिटायरमेंट दिलवाए ऐसा नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे सिवा की जगह पे कोई न्यू कमांडर या द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर और द होम मिनिस्टर, कुछ ऐसा वर्ड आता है ना, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा सेंस देता है। नहीं, क्योंकि लोगों को रिटायरमेंट में फोर्स कौन करेगा, लोगों को रिटायरमेंट कौन दिलवाएगा, कोई शिवा नाम का रैंडम पर्सन या शिव भगवान? आई डोंट थिंक सो। तो वैसे पर्ज डी इसमें बन सकता है, बट द सेंटेंस इज पुअरली कंस्ट्रक्टेड। ग्रिन फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये होता है ना हंसना, जैसे अभी मैं ऐसे हूँ तो ये जब हंसते हैं हम, तो ये जो लाइन है ना, जितनी जितनी ज़्यादा हंसी आती है ना, ये लाइन उतनी ज़्यादा खिंचती है। तो ग्रिन फ्रॉम ईयर टू ईयर का मतलब ही होता है कि एक कान से लेकर दूसरे कान तक पूरा ये लाइन इतनी खिंच जाए, ये जो जब मुंह है ना, ये बेसिकली कानों को जोड़ दे, तो स्माइल करना बेसिकली। सो लिसनिंग नहीं बनेगा, साउट नहीं बनेगा, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड नहीं, स्माइल वेरी ब्रॉडली, ठीक है। एक्सट्रीमली प्लीज्ड है ना। आगे देखेंगे, एरर डिटेक्शन है। इफ ही ट्राइड अ लिटिल हार्डर, अब देखो इफ है, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है, ही सब्जेक्ट है, ट्राइड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म इफ के साथ सामान्यतः क्या दिखाती है? आप कहोगे सर ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करती है। नहीं भाई मेरे भाई, प्रेजेंट की अनरियल चीज़ों को, ठीक है। V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म। ट्राइड का जो ऑब्जेक्ट है दैट्स अ लिटिल हार्डर, यानी कि थोड़ा सा और हार्ड। आप कहोगे सर कंपैरेटिव डिग्री कैसे आई है? कंपैरेटिव डिग्री इस तरीके से आई है कि जितना हार्ड उसने किया हो या किया है, अगर पास्ट की बात करनी होगी तो जितना हार्ड किया हो उसने उससे ज़्यादा और करता। अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो बेसिकली जितना हार्ड वो कर रहा है, अगर इससे थोड़ा सा और ज़्यादा करे, ठीक है। तो हार्डर यहाँ पे कॉमा लगा के आगे ही सब्जेक्ट है, वुड हैव वन। अब देखो इधर वुड हैव है और इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एक तो आपको मन में ये आ सकता है कि सर यहाँ पे सेकंड फॉर्म को देख के हम क्या कर देते हैं, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। दूसरा ये आ सकता है कि हम सेंस देखें सर, क्योंकि वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, पास्ट है। अगर ट्राई उसने प्रेजेंट में किया है तो रिजल्ट पास्ट में कैसे आ सकता है? दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर रिजल्ट पास्ट का है यानी कि ये ट्राई भी उसने पास्ट में किया होगा, और अगर वो ट्राई प्रेजेंट में कर रहा है तो रिजल्ट फ्यूचर में आएगा ना कि पास्ट में। तो या तो वुड करो अनरियल रिजल्ट, और या फिर बेसिकली यहाँ पे हैड ट्राइड करो। अब क्या करना चाहिए, एक बार सेंटेंस को पढ़ के देख लेते हैं। वन आपकी जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द चेस टूर्नामेंट, और कब? लास्ट वीकेंड। लास्ट वीकेंड रिफ्लेक्ट करता है क्या? आप कहोगे सर पास्ट, यानी कि ये सेंटेंस कब का हुआ? पास्ट का। अगर पास्ट का सेंटेंस है तो पास्ट की अनरियल चीज़ों को दिखाने के लिए हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हैड ट्राइड हमें लिखना चाहिए, ठीक है। सो ए पार्ट में एरर है। कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि सर ये इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको देख के हमें यहाँ चेंज करना चाहिए, बट नहीं। मामला सिर्फ इतना नहीं है कि इसको देखा और इसको चेंज कर दिया, रट्टा मारने की बात नहीं है। आपको समझना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रेजेंट का अनरियल दिखाती है और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट का अनरियलिटी को दिखाती है, ठीक है। तो ए पार्ट में आपका एरर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन।
मैवरिक का सिनोनिम पूछा। मैवरिक होता है एक ऐसा व्यक्ति जो जो स्टेब्लिश्ड रूल्स हैं समाज के, जो थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स टाइप का होता है। तो अनऑर्थोडॉक्स इसका सही सिनोनिम बनेगा। अच्छा, अनऑर्थोडॉक्स तो है ही नहीं। कंजर्वेटिव तो इसका एंटोनिम है। कंजर्वेटिव तो वो लोग होते हैं जो पुराने टाइम की चीज़ों को, जो रूढ़िवादी हैं, जो चीज़ों को कंजर्व करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। तो कंजर्वेटिव लेस लाइकली, मतलब कंजर्वेटिव तो एंटोनिम है इनफैक्ट, लेस लाइकली क्या, ठीक है। मेल कंटेंट का मतलब हो जाएगा कि मेल कंटेंट है व्यक्ति, यानी कि सेटिस्फाई नहीं है। कंटेंट होता है सेटिस्फाइड। तो सेटिस्फाइड और मैवरिक, मतलब सेटिस्फाइड ना होना और मैवरिक होना, मेरे को उतना मतलब बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जा रहा है लिंक में। प्रोफ्यूजन का मतलब होता है अधिकता, इसका भी कोई सेंस नहीं बनेगा। स्टडी का मतलब होता है जो बहुत स्ट्रांग हो, इसका भी सेंस नहीं बनेगा। यहाँ पे तो जो ओनली ऑप्शन सिनोनिम बन सकता है दैट इज मेल कंटेंट, और तो कोई नहीं बनेगा। क्योंकि मतलब अगर इसको इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं, मेल कंटेंट यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सेटिस्फाइड ना हो, और जो सेटिस्फाइड नहीं है वही नई चीज़ें ट्राई करेगा, वही ऑर्थोडॉक्स जो बिलीफ्स हैं उनको तोड़ेगा और अनऑर्थोडॉक्स काम करेगा, ठीक है। वही कंजर्वेटिव सोच नहीं रखेगा क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है, पुअरली सेटिस्फाइड है ना। तो ये बन जाएगा, बाकी क्योंकि और नहीं बन पा रहे हैं इसीलिए बन जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। अप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा है। स्टेडी का एंटोनिम, कंसिस्टेंट तो सिनोनिम है। स्टाउट का मतलब होता है जो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, स्टडी टाइप का होता है ना, ये भी नहीं बनेगा। वेनल भी नहीं बनेगा। तो स्पोराडिक आपका दे रखा है, ये करेक्ट है। स्पोराडिक का मतलब क्या होता है, छिटपुट, ठीक है, कोई चीज अभी कोई चीज कभी, वो वाला, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, डेस्पाइट द डैश वार्निंग्स फ्रॉम मैनेजमेंट द डैश वर्कर्स रिफ्यूज्ड टू कंप्लाई विद द न्यू सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। अब देखो, कंपनी की तरफ से वार्निंग कैसी होंगी, क्या इनकरेजिंग वार्निंग होती हैं, और फिर कोऑपरेटिव वर्कर्स जो हैं वो रिफ्यूज करेंगे। आप कहोगे सर ये तो एकदम ही गलत है। लिजिटिमेट वार्निंग्स, वार्निंग्स देखो लिजिटिमेट एक्शंस होते हैं, वार्निंग्स को लिजिटिमेट कहना, लीगल कहना, मतलब लीगल होता तो फिर भी हो सकता था। द वर्कर्स रिफ्यूज्ड, अब देखो नॉनचेलेंट अगर बोल देंगे इसका मतलब ये थोड़ा स्लाइटली वीक रह जाएगा। पॉसिबल है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल है ना। प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव वार्निंग और ओबीडियंट, ओबीडियंट नहीं आएगा क्योंकि रिफ्यूज कर रहे हैं। ओमिनस का मतलब है जो बहुत गंदी हो, खराब हो, पूरा खतरनाक तरीके की। और रिकैल्सिट्रेंट का मतलब है जो किसी की ना सुने, जिद्दी टाइप का। आप कहोगे सर ये आपका बेस्ट फिट बैठ रहा है। ये बेस्ट फिट इसीलिए है क्योंकि रिकैल्सिट्रेंट वो एक्सप्रेस कर पा रहा है कि वार्निंग के बावजूद भी वो कर रहे थे। नॉनचेलेंट थोड़ा सा ना वीक हो जा रहा था यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा शरारत के सेंस में ज़्यादा आता है रेदर देन कि डिसोबीडियंट के सेंस में। नेक्स्ट देखेंगे अगला। थिंग, थिंग दैट कॉजेज समबडी टू लूज देयर पावर, पोजीशन, ईटीसी एंड दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते। नेमिसिस, नेमिसिस बेसिकली आपने अक्सर करके डायरेक्शन इसके लिए आता है कि नेचुरल डाउनफॉल, मतलब डाउनफॉल दैट सेटिस्फाइज नेचुरल जस्टिस, यानी कि वो डाउनफॉल जो सेटिस्फाई करता है नेचुरल जस्टिस को। क्या उससे बन पा रहा है, मैं तो कहूँगा बन सकता है। वैसे नेमिसिस दुश्मन को भी बोल देते हैं, कोई जो मुश्किल परिस्थिति, मतलब कोई दुश्मन होता है ना, वो भी, ठीक है। गैंग्रीन तो मुझे लगता है एक बीमारी होती है जहाँ पे ब्लड फ्लो रुक जाता है ना, तो किसी घाव वगैरह पे जो बन जाता है, तो दिस नॉट पॉसिबल। कुडोस टू समबडी, कुडोस यानी जब किसी की तारीफ करते हैं, तो ये भी नहीं बनेगा। और पेस्की भी नहीं बनेगा। तो फिर तो एक ही मात्र बना, नेमिसिस। पेस्की तो जनरली कोई जो परेशान करने वाला होता है ना उसके लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, परेशान करने वाला। नेक्स्ट, बी हार्ड अप, बी हार्ड अप आता है बेसिकली जब आप फाइनेंशियली मुश्किल परिस्थिति में होते हैं, ठीक है, जब हालत टाइट हो जाती है ना तब। टू हैव अ वेरी गुड सेल नहीं, हैविंग वेरी लिटिल मनी पॉसिबल है। फिट स्नगली, स्नग मतलब कोजी टाइप में कोई चीज़ फिट होती हो ना, जैसे ये है पूरा का पूरा, है ना। डिसबेंडेड यानी कि अलग हो जाना, नॉट पॉसिबल। तो आप कहोगे सर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ, टू हैव डिस्टर्ब्ड स्लीप और ब्रीफ स्लीप, अब मेयर्स नेस्ट तो नहीं होगा, पास ऑफ तो किसी चीज़ का निकल जाना नहीं होगा, कम टू ग्रीप भी नहीं। अब देखो ऑप्शन सिर्फ कैटनैप है, बट आई डोंट थिंक कि ये इसको सेटिस्फाई करता है। ये ब्रीफ स्लीप को तो कह सकते हैं, शॉर्ट स्लीप, छोटी स्लीप, है ना। 40 विंग्स भी इसके लिए एक आता है इडियम। लेकिन हाँ, कैटनैप, डिस्टर्ब्ड स्लीप उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट ठीक है, चल जाएगा। अरेंज द सेंटेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट को देखते ही सबसे पहले दिमाग में आएगा कि जनरली ये लास्ट सेंटेंस होना चाहिए। अच्छा, चारों ही ऑप्शन लास्ट कर रखे, तो हम कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, चारों में ए लास्ट कर रखा है ना। आगे, दिस इरोजन, क्या दिस इरोजन से आप स्टार्ट कर सकते हो? आई डोंट थिंक सो कि दिस इरोजन से स्टार्ट कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस, वी नीड टू टॉक अबाउट सम काइंड ऑफ इरोजन, ठीक है। आगे,
सी सेंटेंस कहता है डेमोक्रेटिक सिस्टम्स रिलाई हेवीली ऑन ट्रांसपेरेंसी टू मेंटेन लेजिटिमेसी। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं ये रिलाई करते हैं हेवीली बेसिकली किस पर, ट्रांसपेरेंसी पे, जिससे कि मेंटेन कर पाए क्या, लेजिटिमेसी, कि ये लेजिटिमेट रह पाए। अब जैसे ही आप देखते हो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स रिलाई हेवीली ऑन ट्रांसपेरेंसी, अब देखो ये शुरुआत में आ सकता है, मैं कहूँगा हाईली लाइकली विदाउट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। अब हम कह रहे हैं कि देखो अगर प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो क्या होगा, मिसयूज ऑफ पावर जो है वो ईजी हो जाएगा कंसील करना, उसको आसानी से लोग छुपा लेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी देखो ट्रांसपेरेंसी की बात है, यहाँ पे भी, तो सी शुड स्टार्ट द पैराग्राफ, टी शुड फॉलो सी, एंड उसके बाद में हमें बी लगाना चाहिए, एंड आफ्टर दैट ए तो ऑटोमेटिकली लास्ट है ही सब में, तो सी डी बी ए आपका करेक्ट आंसर होगा। डी से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि पहले ट्रांसपेरेंसी की बात करनी है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम्स जो है हैवीली रिलाई करते हैं, ठीक है, तो डी से स्टार्ट नहीं करेंगे। सी के बाद में डायरेक्ट बी नहीं लिख सकते हैं अगर आप सी ऑप्शन को भी देखना चाहें, क्योंकि सी ऑप्शन बी में कहा गया दिस इरोजन, क्या हमने सी में किसी भी प्रकार के इरोजन की बात करी है, नहीं। सी तो अपने आप में एक न्यूट्रल सा सेंटेंस है, इट इज काइंड ऑफ, ये पॉजिटिव नेगेटिव इसकी जैसी इंटरप्रिटेशन लेनी ले सकते हैं, और मैं तो कहूँगा मैक्सिमम पॉजिटिव इन नेचर है। ये कह रहा है कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये रिलाई करते हैं यानी डिपेंडेंट है हेवीली किस पर, ट्रांसपेरेंसी पे, और क्यों रिलाई करते हैं, टू मेंटेन लेजिटिमेसी, जिससे लेजिटिमेट रह पाए। पॉजिटिव बात है नेगेटिव, मैं तो कहूँगा इट इज क्वाइट पॉजिटिव इन नेचर। अगर ये पॉजिटिव है तो दिस इरोजन, विच इरोजन, विच इरोजन, तो सी के बाद में बी को यूज करना इज नॉट पॉसिबल। क्या डी के बाद बी आ सकता है, तो वेरी मच पॉसिबल विदाउट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। अगर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं होगी तो जो मिसयूज ऑफ पावर है ये इजी टू कंसील हो जाएगा, यानी कि इसको छुपाना बड़ा आसान हो जाएगा, यही तो इरोजन है, छुपाना आसान है, यानी कि ये तो मतलब इरोजन ऑफ ट्रस्ट है, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये जो इरोजन है बेसिकली ये शुरू तब होता है जब अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स फेल हो जाते हैं, तो ऑप्शन ए इज दी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे आगे, ठीक है। वैसे आई एम प्लानिंग समथिंग बिग ऑन PQRS, है ना, आप देखोगे ना जिस दिन मजा आ जाएगा आपको, है ना देखो, डिड द मैनेजर सबमिट क्वार्टरली रिपोर्ट, देखो अगर आपने PQRS वगैरह मेरे जो अप्रोचेज है ना वो लगा के कर लिए तो आई डोंट थिंक कि आपका कभी गलत होगा। पैसेज को लेके, PQRS को लेके, क्लोज टेस्ट को लेके जो मेरी अप्रोचेज हैं वो एकदम डिफरेंट हैं, सबसे अलग हैं, और सबसे अलग हैं तो वो अगर आप फॉलो करते हो ना तो अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। उसको मैं पढ़ाऊंगा अभी कुछ वीडियोज़ में अभी, क्योंकि जैसे लास्ट टाइम मैंने जब पंडित्स के सारे मॉक टेस्ट एनालिसिस कराए थे तो उनसे जैसे आपने देखा 370 वाले भाई ने भी कमेंट कर रखा था, आपने अगर नहीं देखा है तो देख लेना, 370 वाले भाई ने पिछले वीडियो पे कमेंट करा था कि उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली जो मैंने डिस्कशंस कराए उनसे हर चीज़ में। तो भाई ने 135 में से 135 ठोके, तो आप भी ठोक सकते हैं भाई, मतलब कोई बड़ी बात तो है नहीं। देखो, तो डिड द मैनेजर सबमिट, क्या जो मैनेजर था उसने सबमिट किया क्वार्टरली रिपोर्ट। अब आप कहोगे सर इसका क्या पूछा, पैसिव वॉइस, तो क्वार्टर, देखो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि पास्ट है, पास्ट है तो आप इज से बना नहीं सकते हो, गलत हो जाएगा। पैसिव वॉइस में डिड का यूज होता नहीं, गलत हो जाएगा, वो जाएगा वो जाएगा। अब क्या ये कॉन्टिन्यूस आप कहोगे, नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे बीइंग गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, ही सेड टू मी यू वुड बेटर फिनिश योर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट। ही सेड टू मी यानी कि ही टोल्ड मी, एक तो ये हो सकता है ही टोल्ड मी, ही सेड दैट आई शुड फिनिश, ऐसे बन तो सकता है लेकिन मी को लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता, बन तो ये भी सकता है। ही एडवाइज्ड मी टू फिनिश, अब देखो ये जो 2+V1 बनता है, जैसे ये कह रहा है कि यू वुड बेटर फिनिश योर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट, ये कह रहा है ही एडवाइज्ड मी, है तो एडवाइज ही, टू फिनिश माई होमवर्क बिफोर गोइंग आउट, तो पॉसिबल तो ये है, लेकिन जनरली इसको ना हम तब यूज़ करते हैं जब हमने ओरिजिनली इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखा हो। तो क्या इम्पेरेटिव सेंटेंस ओरिजिनली हमने लिखा है, मैं तो कहूँगा नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो वी शुड अवॉइड इट, इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अच्छा दूसरा, वुड बेटर को क्या हेड बेटर में बदलेंगे, आई डोंट थिंक सो, नहीं बदलना चाहिए, तो हेड बेटर में नहीं चेंज होगा। कायदे से वुड रेदर होता है और हेड बेटर होता है, वुड बेटर बहुत रेयरली यूज होने वाला एक मॉडल है, ठीक है, तो लेकिन जो ओरिजिनल में है ना हमें उसी पे चलना चाहिए। क्या वुड बेटर को शुड में चेंज करेंगे, द आंसर इज नो, तो आप कहोगे 3 ऑप्शन एलिमिनेटेड है, यही है वुड बेटर, यू को मी के हिसाब से आई कर दिया है, जब आई कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है अगर कोई डायरेक्टली मुझे सलाह दे रहा है तो मी नहीं भी लिखूँ तो भी काम चल जाएगा, है ना। तो आई वुड बेटर फिनिश माई होमवर्क बिफोर गोइंग आउट, तो डी ऑप्शन इज द मोस्ट लाइकली वन, बाकी सी ऑप्शन भी क्लोज था। आगे, नाउ द क्लोज टेस्ट, रैपिड साइंटिफिक एडवांसमेंट, ये आपका सब्जेक्ट है,
हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड, इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, तो हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ट्रांसफॉर्म्ड, क्या ट्रांसफॉर्म किया है? नियरली एवरी स्फीयर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का ऑब्जेक्ट है नियरली एवरी स्फीयर। जब भी ये नियरली आ जाए, प्रैक्टिकली आ जाए, ऑलमोस्ट आ जाए, तो इनके साथ ईच नहीं आता, फिर हमेशा एवरी आता है, ठीक है। सो एवरी, एवरी के साथ सिंगुलर नाउन आ गया स्फीयर ऑफ प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है ह्यूमन एक्टिविटी। और कहाँ से? फ्रॉम हेल्थ केयर टू कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर से लेके कम्युनिकेशन तक। फ्रॉम प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है हेल्थ केयर, टू प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है कम्युनिकेशन। फ्रॉम और हेल्थ का मतलब फ्रॉम और टू का पेयर भी बनता है। वाइल आपका बेसिकली क्या है? कंजंक्शन है जो कि दो चीजें दिखाता है। वाइल जनरली कॉन्ट्रास्ट भी दिखा सकता है और दो साइमल्टेनियस एक्शंस को भी, ठीक है। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा होगा। टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज प्रॉमिस इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स, जहाँ पे एक तरफ टेक्नोलॉजिकल जो ब्रेक थ्रूज हैं वो प्रॉमिस करते हैं इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स। कंजंक्शन है, सब्जेक्ट है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है, इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या प्रॉमिस करते हैं? इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स। अब देखो प्रॉमिस का मतलब हमेशा ये नहीं कि वादा करते हैं। प्रॉमिस का मतलब है कोई चीज़ आपने की, अगर उसमें आपको लगा यार ये तो बढ़िया चलेगी, तो यानी कि उसने प्रॉमिस दिखाया है अपना। प्रॉमिस जनरली वादा नहीं है। अगर कोई चीज़ जो कि आगे आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ऐसे साइंस देती है, तो इसका मतलब है उसके अंदर प्रॉमिस है, उसके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है। देखो, दे ऑल्सो रेज, अब दे क्यों आया? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज बेसिकली आपका सब्जेक्ट था, तो उसके हिसाब से प्लूरल आ जाएगा दे। ये मेन क्लॉज यहाँ से आ जाती है। ऑल्सो एडवर्ब है। रेज आपका क्या है? वर्ब है। रेज क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके आगे ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है? एथिकल क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस, एथिकल क्वेश्चंस, अब एथिकल क्वेश्चंस कैसे होंगे? और रिगार्डिंग किसके? रिगार्डिंग प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है प्राइवेसी, इक्विटी एंड ह्यूमन ऑटोनॉमी, इसके बारे में। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस होंगे कैसे होंगे? ट्रिवियल, तुच्छ क्वेश्चन है क्या ये? आप कहोगे सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रिवेसी आपका हो गया, इक्विटी हो गया या ह्यूमन ऑटोनॉमी हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम उतना वैल्यू नहीं करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा क्या ये प्रेसिंग हो सकते हैं? प्रेसिंग का मतलब इंपॉर्टेंट होता है? मैं कहूँगा हो सकते हैं, बिल्कुल। दूसरा, क्या इंसिडेंटल है कि बाई चांस हो जाते हैं? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। क्या ये ऑब्सोलेट है कि अब इनका कोई मतलब नहीं है? द आंसर इज नो। तो प्रेसिंग इज द ओनली पॉसिबल आंसर। तो प्रेसिंग एथिकल क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्रिवेसी, इक्विटी एंड ह्यूमन ऑटोनॉमी। इनोवेशंस सब्जेक्ट है। सच एज आपका प्रेपोजिशन के तरीके से काम करता है, एग्जाम्पल देता है। इनोवेशंस जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जीन एडिटिंग। इनोवेशंस जिसमें शामिल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीन एडिटिंग, ये पजेस करते हैं, क्योंकि इनोवेशंस प्लूरल सब्जेक्ट था तो प्लूरल वर्ब आ रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या पजेस करते हैं? इमेंस पोटेंशियल, इनमें बहुत पोटेंशियल है। हाउएवर, हालांकि, ये सेमीकोलन लगा के हम नई क्लॉज लिख सकते हैं। हाउएवर एक कंजंक्टिव एडवर्ब कहते हैं, ये कनेक्टर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, कंजंक्टिव एडवर्ब बोल सकते हैं आप इसको, है ना। विदाउट रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, बिना अब विदाउट यानी के बिना। तो हालांकि एक तरफ ये कहा गया है कि इनोवेशंस जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीन एडिटिंग ये पजेस करते हैं इमेंस पोटेंशियल। मैंने भी कई बार इस पर बोला भी है, रील्स भी बनाई है, वीडियो भी बनाई है, कि देखो टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ रही है, बट द क्वेश्चन इज क्या हम लोग उस टेक्नोलॉजी को संभालने के काबिल हैं? क्या हमारे पास में उतनी कैपेसिटी है कि उस टेक्नोलॉजी को हम हैंडल कर पाएँ? स्पेशली हम जब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में टेक्नोलॉजी को देखते हैं, तो समटाइम्स आई फील कि हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी तो बहुत आ गई है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए ना लोगों के पास में शायद अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, अभी सीजीएल का रिजल्ट आने वाला है। सीजीएल का रिजल्ट आएगा। अब टेक्नोलॉजी तो ये है कि भाई आप यूट्यूब पे क्लासेस ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अब उस टेक्नोलॉजी का एक हद तक टीचर्स भी गलत फ़ायदा उठाते हैं। कोई किसी का प्रमोशन कर देगा, कोई किसी का प्रमोशन कर देगा, कोई किसी का प्रमोशन कर देगा, कोई किसी को कुछ कर देगा, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। फिर टीचर से भी ज़्यादा जो हालत ख़राब है वो बच्चों की रहती है मेरे हिसाब से। बच्चों को, अरे जिसका सिलेक्शन हो गया है, जिसने एक मुकाम जीवन में हासिल कर लिया है, उनको जज करने के लिए वो चले जाते हैं जिन्होंने अभी कुछ नहीं किया जीवन में। अरे तुम तो फलाने टीचर के पास गए थे, अरे तुम तो ढिकाने टीचर के पास गए थे, अरे तुमने यहाँ पे ये क्यों कर दिया, अरे तुमने फलानी काम क्यों कर दिया। अरे मेरे भाई, अगर इतना ही फोकस करना है खुद पे कर ले यार। अगर खुद पे इतना फोकस कर लिया हो तो मेरे हिसाब से जीवन में कभी ना भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमेंट बॉक्स में जा जाके टीचर्स की आर्मी का हिस्सा बन गए बच्चे। अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे के फेवरेट टीचर को कुछ कह दिया, तो वहाँ दूसरे के वीडियो के कमेंट में जा जाके गाली देंगे, उसकी तारीफ करेंगे अपने वाले टीचर की। क्यों भाई साहब, भक्ति करनी है या सिलेक्शन लेना है? तो ये एक क्लासिकल एग्जांपल है कि टेक्नोलॉजी तो इनके हाथ में आ गई है, लेकिन संभाल नहीं पा रहे हैं। भाई मैं तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी जैसे रिजल्ट आए,
कोई कंट्रोवर्सी आपको दिखे, कंट्रोवर्सीज होंगी क्योंकि जैसे जैसे यूट्यूब का एल्गोरिथम चीज़ों को डाउन करता है तो लोग कंट्रोवर्सी और वो सब चीज़ें करते हैं। हालांकि मैं प्रेफर करता हूँ कि कंट्रोवर्सी वगैरह से दूर रहूँ और कुछ अलग से चीज़ें, स्पेशल चीज़ें करें जिसके माध्यम से स्पेशल तरीके से रीच मिल पाए, मेहनत करें लगातार। वो मैं मतलब मे बी आप मुझे गलत तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि, बट मैं ऐसा हूँ नहीं, जनरली करता नहीं हूँ, मैं बहुत बचता हूँ। कई बार छोटी मोटी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं लेकिन मैं कम करता हूँ, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सीज वगैरह होंगी। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि भाई सब चीज़ों से बच के फोकस आपको क्या करना है कि 26 का पेपर पास में है। किसी ने एक टीचर को इंटरव्यू दे दिया या 5 टीचर को दे दिया है, दिस शुडंट बॉदर यू। आपको ये चीज़ बॉदर नहीं करनी चाहिए। एज अ स्टूडेंट आपको अगर उसकी बातें ठीक लगती हैं, लॉजिकल लगती हैं, तो यू शुड फॉलो हिम, या फिर अपना स्वाइप करो और निकल जाओ भाई, किसी और को फॉलो कर लो, किसी और टीचर की सुन लो, किसी और सेलेक्टेड की सुन लो। जस्ट एक ही बंदे के पीछे गए, फलाना आदमी के पास गया था, अब ये दिखाने के पास आ गया, इसने इतने रुपए ले लिए होंगे, इतने उतने रुपए ले लिए होंगे। ये सब चीज़ें आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगी। और एक चीज़ और बताता हूँ, इंडस्ट्री में इस सब चीज़ों को रोकने के लिए, इस चीज़ों पर आवाज़ उठाने के लिए 20 तरीके की चीज़ें होंगी, लेकिन आप मुझे ये बता देना कितने सारी चीज़ों को लेके कितने सारी तरीके की आवाज़ें पहले भी उठी हैं और अब भी उठी हैं। लास्ट में क्या होता है, उनको भूल के सब आगे बढ़ जाते हैं। जिनको फ़ायदा लेना होता है उन्होंने फ़ायदा ले लिया होता है, जिनको टॉपर को पैसे दे के फ़ायदा लेना होता है वो करके फ़ायदा ले लेते हैं, जिनको उस वीडियो के अगेंस्ट में कोई वीडियो बना के फ़ायदा लेना होता है क्राउड का, वो फ़ायदा ले लेते हैं। और जिसको पढ़ाई करनी होती है ना, उसकी पढ़ाई की ऐसी हो जाती है, वो फालतू की चीज़ों में पड़ा रहता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सिंपल अपना मेहनत करें, जिस टाइम पे रिजल्ट आए आप देखें, बेशक देखें, टॉपर्स की गाइडेंस देखें, सब कुछ। अगर आपको लगता है बातें लॉजिकल हैं तो ठीक है, चाहे वो पैसे लेके लॉजिकल बात कर रहा है या बिना पैसे लिए लॉजिकल बात कर रहा है। अगर बातें लॉजिकल हैं तो ठीक है, अगर बातें इलॉजिकल हैं साइड करो यार, आगे बढ़ो, है ना। चाहे वो फ्री की इलॉजिकल हैं या फिर किसी ने पैसे दिए इसलिए इलॉजिकल कर रहा है, दैट्स इट। आ जाओ देखो। तो यही मैं कह रहा था कि टेक्नोलॉजी है लेकिन संभाल नहीं पा रहे हम इंडियंस, तो बिल्कुल नहीं संभाल पा रहे हैं। देखो, तो इनोवेशन सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जीन एडिटिंग पजेस इमेंस पोटेंशियल बहुत है, हाउएवर विदाउट रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। हालांकि बिना रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के क्या हो रहा है, देयर मिसयूज, उनका जो मिसयूज है, ये सब्जेक्ट है, कुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, डैश सोशल डिविजन्स, ये सोशल डिविजन्स कर सकता है रेदर देन एलिवेट देम। अब देखो, एलिवेट यानी कम करना, यानी कि बढ़ाने के लिए कोई शब्द आएगा यहाँ पे भाई, रेदर देन से कंपेयर करा है, अगर इधर कम करने की बात कर रहे हैं तो इधर बढ़ाने की करेंगे, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। ब्रिज बेसिकली क्या होता है, गैप वगैरह को फिल करना, तो ये कोई सेंस नहीं देगा। ब्लर करना तो बेसिकली उनको घटाना होगा ना, सोशल डिविजन्स को घटाने के सेंस में आएगा, और हमें यहाँ पे बढ़ाने वाला चाहिए, ठीक है। रिकंसाइल भी नहीं करेगा तो क्या करेगा, एग्जेसरवेट करेगा, यही नेगेटिव वर्ड है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जेसरवेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब बढ़ा देना, है ना, खास करके किसी नेगेटिव चीज़ को। मोर ओवर, और ये भी एक एडवर्ब भी होता है, जैसे हाउएवर होता है ना, वैसे ही ये एडिशन को दिखाता है, ये कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहा था, ठीक है। तो मोर ओवर एडिशन को दिखाएगा, यानी कि जैसी बात यहाँ कही गई है, नेगेटिव कही गई थी ना, तो नेगेटिव बात ही आगे कंटिन्यू करी जाएगी। सो मोर ओवर द पेस ऑफ डिस्कवरी, ये जो डिस्कवरी का, खोज करने का जो पेस है, ऑफन डैश सोसाइटीज कैपेसिटी टू अडेप्ट। देखो, ये जो हमारी खोज करने की स्पीड है ये ज़्यादा है, और हमारी जो खुद को अडेप्ट करने की स्पीड है ये कम है। जो मैं अभी समझा रहा था ना, यही बात पैसेज में लिख रखी है आगे, तो यही क्या रखा है, तो ये क्या करती है, तो ये ज़्यादा है और ये वाली कम है, तो ये दूसरे वाली स्पीड को क्या कर रही है, बीट कर रही है, तो बीट वाला हमें ऑप्शन देख लेना है। मिरर करती है, मिरर करने का मतलब है उसको ही रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, मिरर नहीं कर रही है। आउटपेस कर रही है, आप कहोगे ये कह सकते हो आउटपेस, यानी कि पेस में उससे ज़्यादा निकल जा रही है, यानी कि डिस्कवरी की स्पीड ज़्यादा है और सोसाइटी की कैपेसिटी टू अडेप्ट कम है, ठीक है। क्या ये रेगुलेट करता है, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये सिंक्रोनाइज कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आगे, लिविंग पॉलिसी मेकर्स, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एंड इट लीव्स पॉलिसी मेकर्स। एंड इट लीव्स पूरी क्लॉज है, और पूरी क्लॉज को रिड्यूस करके वी कैन मेक अ पार्टिसिपल फ्रेज, है ना, हम पार्टिसिपल फ्रेज बना सकते हैं, वही बना रखा है, लिविंग पॉलिसी मेकर्स। और ये एडवर्ब के तरीके से काम करता है, बाई लिविंग पॉलिसी मेकर्स, मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर है, कैसे बेसिकली ये कैपेसिटी को आउटपेस करता है ये, और फिर बेसिकली आउटपेस करके लीव करता है, यानी छोड़ देता है पॉलिसी मेकर्स को, क्या करते हुए, स्ट्रगल करते हुए। किस चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हैं, लीव समबडी डूइंग समथिंग होता है ना, ठीक है। स्ट्रगलिंग किस चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हैं, टू फॉर्मुलेट कर पाए टाइमली रिस्पॉन्सेज फॉर्मुलेट कर पाए, ठीक है। एक्सपर्ट्स देयरफॉर, और इसीलिए देयरफॉर भी आपका कंजंक्टिव एडवर्ब भी होता है, ये रिजल्ट को दिखाता है। एक्सपर्ट्स इसीलिए आर्ग्यू करते हैं, क्या आर्ग्यू करते हैं मेरे भाई, इसीलिए एक्सपर्ट्स आर्ग्यू करते हैं, दैट की कंजंक्शन आ गया,
साइंटिफिक प्रोग्रेस जो है मस्ट बी डैश बाय रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस एंड पब्लिक एंगेजमेंट। ये जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है मस्ट बी, इसको क्या होना चाहिए, बाय रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस। देखो बाई आ रखा है और बी आ रखा है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर वाई आ जाएगा, यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर है। तो इसको प्रोग्रेस को क्या करना चाहिए, क्या कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, मैं कहूँगा बिल्कुल पॉसिबल है। क्या पोस्टपोन कर देना चाहिए कि भैया रिस्पॉन्सिबल सरकार के द्वारा और पब्लिक एंगेजमेंट के द्वारा प्रोग्रेस को पोस्टपोन कर दें, मैं कहूँगा यार पोस्टपोन क्यों करना है। क्या प्रोग्रेस को रिस्ट्रिक्ट करना है, प्रोग्रेस इज अ पॉजिटिव थिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग इट इज अ नेगेटिव आइडिया, और नेगेटिव आइडिया तो हमें यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करना है, गलत हो जाएगा। डाइल्यूट करना चाहिए नहीं, अगेन नेगेटिव नहीं चाहिए, इसको कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी कि इसको कंप्लीट करने के लिए हमें सोसाइटी की इंगेजमेंट और सरकार की जो मतलब गवर्नेंस है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस है, उसकी जरूरत पड़ेगी। ओनली देन, तभी कैन सोसाइटीज, अब देखो ओनली प्लस एक एडवर्ब से अगर सेंटेंस शुरू हुआ है तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, ये इन्वर्जन का एक पार्ट होता है, ठीक है। कैन सोसाइटीज फुली हार्नेस, तभी सोसाइटीज मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके साथ चल सकते हैं, किसके, इनोवेशन वाइल गार्डिंग, और क्या साथ साथ में क्या करेंगे, गार्ड करेंगे किस चीज के अगेंस्ट में, तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज के। तो गार्ड अगेंस्ट समथिंग होता है, तो आप पाओगे गार्ड अगेंस्ट मतलब अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। तो ये सिंपल पैसेज था, आई होप आपको पूरा पैसेज समझ आया होगा। अगर आपको मेरा भाई पढ़ाने का समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप हमारा इंग्लिश स्पेशल रिकॉर्डेड बैच वीओडी बैच 3.0 चेकआउट कर सकते हैं आरजी विक्रमजीत ऐप पे। 2026 वालों के लिए मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा कि लाइव बैच लें कोई सा भी, 26 वाले रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं 3.0 सिर्फ 699 में, और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में ये बैच अवेलेबल होता है, ठीक है। इसके अलावा 899 में लाइव बैच भी ले सकते हैं, और 299 मतलब 2299 में आप कॉम्बो बैच ले सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स के साथ में। इसमें हैंड रिटन नोट्स वगैरह सब कुछ मिलता है। कंटेंट के मामले में अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं कुछ टाइम से तो आप देखते होंगे कंटेंट में कहीं कमी नहीं रहेगी, ये मेरा न सिर्फ प्रॉमिस है बल्कि मैं ये झलकता भी होगा आपको सारी चीज़ों में, ठीक है। बाकी जो बच्चों को किताबों से पढ़ाई करनी होती है तो ये हमारा पूरा किताबों का एक रोस्टर है, ठीक है, जिसमें अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग बुक्स हमने दे रखी हैं, जिस स्पेसिफिक चीज़ के लिए बुक चाहिए। जैसे रामबाण कंप्लीट है, इसमें कुछ वोकैब भी है, लेकिन वोकैब सिर्फ वही है जो एसेंशियल है, मैंडेटरी है ना। जो शॉर्ट में जो आप पीडीएफ वगैरह पढ़ते हैं ना कि टॉप 200 ये टॉप 200 ये सब चीज़ें इसमें हैं आपको, है ना, वोकैब में। वैसे कंप्लीट वोकैब पढ़नी है तो संजीवनी रहती है। ऐसे ही अगर ग्रामर का रिवीजन करना है तो पॉकेट रॉकेट है, ये कंप्लीट ग्रामर मिलेगी डिटेल में, लेकिन पॉकेट रॉकेट क्या है, सिर्फ रिवीजन के लिए 2-2.5 घंटे के अंदर पूरी ग्रामर पढ़ लो। प्रैक्टिस करने के लिए अभ्यास हमने बनाई थी, बहुत अच्छी किताब है, जबरदस्त। कॉम्प्रीहेंशन के लिए क्रांति किताब है हमारी, और वोकैब के लिए भी एक पॉकेट रॉकेट आती है छोटी वाली, जो कि वोकैब का रिवीजन है, और वोकैब की प्रैक्टिस के लिए वोकैब की प्रैक्टिस हो गया। सारी बुक्स अवेलेबल हैं आपकी फ्लिपकार्ट पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास की जो पीडीएफ है या बाकी क्लासेस के नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ आपको कहाँ पे मिलता है, हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, आपको यहाँ पे मिलता है। तो आप टेलीग्राम पे जाइए और चेकआउट कीजिए, बढ़िया कंटेंट, बढ़िया सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी मिलती रहती हैं। बाकी अगर ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।